हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू NCERT कवर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है कि इसमें जो नीट का एग्जाम होता है, इसमें से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा। है बहुत छोटा सा टॉपिक बट इसकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो बस हमको लैंग्वेज को समझना है, वो सेंटेंस जो लिखता है बस उसी सेंटेंस को हमको समझना है। और जो नीट में जो आप देखेंगे हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो अल्टरनेट करके। तो आप केवल इसको अनसॉल्व जब आप देखिएगा तो उसमें देखिएगा क्वेश्चन, जो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, वो एक लाइन के क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसका जो सेंटेंस होता है। तो उसी को हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम कितने तरह की होती है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर लास्ट तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में आप पूरी जानकारी ले लेंगे, और नीट में अगर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम का तो आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की जो टाइप्स होती है वो चार तरह की होती है। पहला हो गया आपका मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा एक्रोसेंट्रिक और लास्ट आपका टीलोसेंट्रिक। तो आखिर ये जो क्रोमोसोम्स के प्रकार हैं, किसी न किसी बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया होगा। तो इनकी जो बेसिस थी, यानी कि जिस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया वो है सेंट्रोमियर की पोजीशन। अब ये हमारी क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि व्हाट इज ए सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होती है? तो सेंट्रोमियर आपको हम समझाएंगे, जैसे कि जब आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे क्रोमोसोम चैप्टर, तो उसमें आप जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो दिस इज द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका एक क्रोमोसोम हो गया। दिस इज द सेंट्रोमियर, दिस इज द सेंट्रोमियर, ये आपका सेंट्रोमियर हो गया। ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। और ये आपके ये दो आर्म हो गया। दिस इज द आर्म, दिस इज द आर्म। तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रोमियर का क्या काम है। सेंट्रोमियर का काम है कि ये दो जो ये जो आपका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, इसमें प्रेजेंट दो आर्म्स हैं। इन दोनों आर्म्स को आपस में कनेक्ट करना, यानी कि जोड़ना। तो आप एक शब्द में कह सकते हैं कि सेंट्रोमियर जो होती है वो दो आर्म्स को, यानी कि क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट आर्म्स को आपस में जोड़ने का काम सेंट्रोमियर का है। तो हमने आपको स्ट्रक्चर में दिखा दिया कि सेंट्रोमियर का क्या फंक्शन है। इसी सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स का। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स में देखेंगे आप, जो पहला है वो है मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। दूसरा आपका है सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। और तीसरा है एक्रोसेंट्रिक, और लास्ट है टीलोसेंट्रिक। ठीक है, इसी सेंट्रोमियर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो पूछ सकता है कि आखिर ये किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में जो हम देख रहे हैं मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, इसमें जो है ये चार ही हैं, बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम में ज्यादातर ये आपका एक्रोसेंट्रिक ही पूछता है। तो हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो फोर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम।
ठीक है, क्रोमोसोम सेंट्रोमियर की बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझेंगे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, इन सब को हम लोग एक एक करके समझेंगे। और इसके फिगर को सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि फिगर ही क्वेश्चन में आते हैं। अगर आपको फिगर दे देगा और उसमें डिफ्रेंशिएट करके पूछ लेगा कि इसमें से मान लीजिए 4 फिगर हमने दे दिया, चारों का फिगर हमने दे दिया, और क्वेश्चन में ये ऐसे पूछ सकता है कि इसमें से बताइए कि एक्रोसेंट्रिक का कौन सा फिगर है। तो आप हर तरीके से तैयार रहिए नीट का एग्जाम देने के लिए, क्योंकि नीट का जो एग्जाम होता है उसमें 90 क्वेश्चन बायो के आते हैं और 45 क्वेश्चन आपका फिजिक्स और 45 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री। तो आपको पता है कि हमें समय कम है, तो समय कम है तो हमें इस तरह से इतनी कंसंट्रेशन और इतने अच्छे तरीके से हमें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बायो में कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर टाइम दे रहे हैं तो 35 मिनट, 35 मिनट से आप ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें फिजिक्स भी सॉल्व करना है, केमिस्ट्री भी सॉल्व करनी है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल्स में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बायो को आप इस तरह से पढ़िए, चाहे वो 11th NCERT हो चाहे वो 12th NCERT हो, दोनों को हमें ऐसे पढ़ना है कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ, जैसे हमने आधा क्वेश्चन पढ़ा तभी हमारे दिमाग में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो हमें ऑप्शन में बिना ऑप्शन देखे ही हमें हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हाँ, क्या वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह से हमें रिवीजन करना है, इस तरह से हमें पढ़ाई करनी है। ज़्यादा आप क्या करिए, फोकस तो आप बायो पे करिएगा, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स पे भी ध्यान दीजिएगा। बायो में आपको लगता है कि आप 90 क्वेश्चन आते हैं तो लगता है कि आसानी से हम कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। बायो में वो क्वेश्चन आते हैं आसान लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने ही। ऐसा नहीं है कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में हम गलत ज़्यादा कर गए। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसी तरह से जैसे कि ये टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम हम आपको बता रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बट इसमें बहुत आसान टॉपिक होती है जिसकी वजह से हम लोग गलत कर देते हैं जल्दीबाजी में। तो इसलिए हम करके एक एक करके आपको पहले मेटासेंट्रिक के बारे में बताते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जब आप सुनेंगे या देख रहे हैं तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है मेटासेंट्रिक, यानी कि एकदम मिडिल में आपको सेंटर पे आपको सेंट्रोमियर देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया क्रोमोसोम का, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया क्रोमोसोम का, ये हो गया आपका सेंट्रोमियर। ये हमने आपको बताया आर्म, दिस इज द आर्म। नाम देना चाहें तो आप इसको P नाम दे सकते हैं और इसको Q नाम दे सकते हैं, क्योंकि कई बार CPMT जब होता था उसमें क्वेश्चन आता था P और Q का रेशियो करके पूछता था। अगर P एंड Q का रेशियो इक्वल है तो यानी कि वो मेटासेंट्रिक है। तो आप इस फिगर से आपको ये क्लियर हो गया होगा, जो कि आप अपने स्क्रीन के इमेज में भी देख के समझ सकते हैं मेटासेंट्रिक को। तो मेटासेंट्रिक में हमने आपको नाम से बता दिया, ये आर्म हो गए, ये 2 आर्म हो गए, सेंट्रोमियर हो गया, और ये पूरी एक क्रोमोसोम से। अगर इस स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो क्रोमैटिड्स बोलते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम is exactly midpoint। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यानी कि जो सेंट्रोमियर होता है वो क्रोमोसोम्स के एकदम मिड पॉइंट में, यानी कि बीचों बीच में होता है, जिसकी वजह से आपको इक्वल आर्म्स देखने को मिलेंगे, इक्वल आर्म टू सी, यानी कि जो ये आर्म्स हैं आपको बिल्कुल बराबर हिस्सों में देखने को मिलेगा। तो बस यही है आपका मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली मिड पॉइंट, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स होती है वो जो उसके जो आर्म्स होते हैं बिल्कुल बराबर हिस्सों में बटे हुए आपको दिखेंगे। तो ये हो गया मेटासेंट्रिक। अब हम लोग देखेंगे सब मेटासेंट्रिक के बारे में। तो दूसरा जो हमारा हेडिंग है वो है सब मेटासेंट्रिक।
सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम स्ट्रक्चर बना के आपको समझा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेगा ये जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा आपको स्लाइटली अबव, यानी कि वो जो मिड पॉइंट होती है उससे थोड़ा सा स्लाइटली वो अबव देखने को मिलेगा। दिस इज द सेंट्रोमियर। और ये आर्म हो गया आपका फर्स्ट, सेकेंड आर्म, इसको भी पी और इसको क्यू के नाम से हम समझ सकते हैं। इसमें हम जो पॉइंट बोलेंगे सेंट्रोमियर, जो एग्जैक्ट एग्जाम में आता है, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट स्लाइटली टर्म पे हमको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है, स्लाइटली अबव फ्रॉम द सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको सेंट्रोमियर देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। इसमें क्या होती है, जो एक आर्म्स होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है और एक आर्म्स आपको बड़ा देखने को मिलेगा। तो वन आर्म इज स्लाइटली स्मॉल and another arms is slightly longer, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा नीट में वो डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा, फिगर दे देगा या आपको सब मेटासेंट्रिक क्वेश्चन आपको सेंटेंस में लिख देगा कि सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अबव फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, जिसकी वजह से एक आर्म्स आपको थोड़ी छोटी और एक आर्म्स थोड़ी सी आपको लॉन्गर देखने को मिलेगी। ये हो गया आपका सब मेटासेंट्रिक। इसको अगर समझना है तो आप स्क्रीन के इमेज को भी देख के ठीक तरीके से समझ सकते हैं। अब जो हमारा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स का नेक्स्ट पार्ट है वो है एक्रोसेंट्रिक, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। तो एक्रोसेंट्रिक को हम लोग समझेंगे। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, इस पे आप स्टार मार्क लगा लेंगे क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। इसमें अगर हमको फिगर बनाना हो तो फिगर देखिए कैसे होगा। फिगर से आप समझ सकते हैं कि जो सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। आपको देखने को मिलेगा सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अबव, यानी कि बहुत थोड़ा सा सेंटर से ऊपर चला जाता है, बट एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर आर्म और आर्म, इसमें आपको देखने को, आप ध्यान से देखें इस फिगर को, जो कि आपके स्क्रीन के इमेज पे भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको क्लियर तरीके से दिख रहा होगा। जो सेंट्रोमियर होता है वो स्लाइटली नहीं, वो टिल्ड आपको स्लाइटली एकदम आपको एक एंड पे देखने को मिलेगा। मतलब कि वो जो सेंट्रोमियर का जो पोजीशंस है वो थोड़ी सी आपको एंड की तरफ देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से एक आर्म जो होती है वो वेरी एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाती है और एक जो आर्म होगी वो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो आप फिगर से भी इसको समझ सकते हैं, यानी कि एक आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट यानी कि बहुत छोटी और एक आर्म बहुत ही बड़ी। हम किसी के कंपेयर में हम नहीं कह, इन दोनों के कंपेयर में बात करके कह रहे हैं कि एक आर्म्स बहुत छोटी हो जाएगी और एक आर्म्स आपको थोड़ी बड़ी देखने को मिलेगी। ये हो गया एक्रोसेंट्रिक। इसमें जो सेंटेंस होगा वो हम ऐसे लिखेंगे, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट स्लाइटली एंड ऑफ द पॉइंट, स्लाइटली end of the chromosome, यानी कि जो सेंट्रोमियर का पोजीशन होगा एंड की तरफ होगा, यानी कि एकदम लास्ट के पोजीशंस पे आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक।
यानी कि जो सेंट्रोमियर है वो क्लोजर टू द इट्स एंड, यानी कि लास्ट के एंड पे प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। तो इसमें जो होती है, इसमें आखिर होता क्या है, तो वन आर्म्स इज एक्सट्रीमली शॉर्ट। इसमें जो यही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, इसी को ध्यान देना है। वन आर्म्स इज एक्सट्रीमली शॉर्ट, यानी कि बहुत छोटी हो जाती है एज कंपेयर टू द सेकेंड आर्म, एंड सेकेंड आर्म इज वेरी लॉन्गर एज कंपेयर टू ईच अदर। अगर एक दूसरे का हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में जो एक आर्म्स होती है वो बहुत छोटी हो जाती है, और एक जो आर्म्स होती है वो थोड़ी इसके कंपेयर में बड़ी हो जाती है। सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द स्लाइटली एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो इस प्रकार से हमने आपको एक्रोसेंट्रिक के बारे में बता दिया। अब हम लोग लास्ट जो है हमारा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स का पार्ट है वो है टीलोसेंट्रिक। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स में जो लास्ट टॉपिक है वो है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी कि वो टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा। तो इसमें अगर हम स्ट्रक्चर बनाए क्रोमोसोम्स का, दिस इज द सेंट्रोमियर, और ये आपका आर्म हो गया और ये दूसरा आर्म हो गया, जो कि नेग्लिजिबल के समान है। उसको आपको दूसरा आर्म देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आप अपने स्क्रीन की इमेज पे भी देख के समझ सकते हैं। तो टीलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर्स होती है बिल्कुल टर्मिनल पे प्रेजेंट होती है। तो हम बोल सकते हैं सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट on terminal point। जो सेंट्रोमियर का पोजीशन होता है वो एकदम टर्मिनल पे आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो दूसरा आर्म्स होता है वो नेग्लिजिबल यानी कि ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने आपको आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ NCERT कवर को सब्सक्राइब कीजिए।